नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय और आज अपन जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस के जो है वो फर्स्ट सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में अपन जो है वो किन चीज़ों की चर्चा करेंगे वो कुछ अपन हेडलाइन अब देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो है वो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज़ की। देखो, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो है अपन किन किन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं वो अपन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आज अपन जानेंगे सीआरआर के बारे में, एसएलआर क्या होता है और जो है वो एनडीटीएल क्या होता है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से लेके आप जब यूपीएससी तक जा रहे हैं या एसएससी तक जा रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो शुरुआत जो है वो आज सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पे एमपीसी को लेकर। देखो, एमपीसी यहाँ पे जो है वो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण जो है वो वर्ष 2016 के अंदर जो है वो आरबीआई के द्वारा किया गया। देखो, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसके स्थापना को लेकर जो है वो सुझाव किसने दिया। तो उर्जित पटेल कमेटी ने इसका सुझाव यहाँ पे दिया। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद में ये जो समिति है वो किसकी समिति है, आरबीआई यानी देश के केंद्रीय बैंक की एक कमेटी है ये, ठीक है। और इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति या जिसको दूसरे शब्दों में अपन महंगाई कर सकते हैं, उस महंगाई को देश के अंदर नियंत्रित रखना इसका उद्देश्य है। तो इसका मुख्य स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है उसकी स्थापना देश के अंदर जो है वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रखी गई है। आरबीआई की ये कमेटी है। आरबीआई आपको पता होगा देश का केंद्रीय बैंक है, जो बैंकर्स ऑफ द बैंक भी यहाँ पे कहलाता है। इसको बैंकर्स ऑफ द बैंक भी यहाँ पे बोलते हैं। उर्जित पटेल समिति ने इसका जो है वो कमेटी ने इसका सुझाव यहाँ पे दिया है। इसके बाद में अपन जो है वो आगे देखते हैं। एमपीसी जो कमेटी है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 6 जो है वो मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 6 मेंबर्स के अंदर देखो सदस्यों की जो संख्या होती है वो 3-3 2 भागों में बटी रहती है। और इसमें शुरुआती जो 3 सदस्य हैं या 3 सदस्य अपन बोल सकते हैं वो आरबीआई से है और दूसरे 3 सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे है। पहला सदस्य यहाँ पे जो है वो कौन है, शक्तिकांत दास यहाँ पे मुख्य सदस्य हैं। मुख्य सदस्य बोल सकते हैं या इनको चेयरपर्सन बोल सकते हैं कमेटी के। ये चेयरपर्सन या मुखिया अपन इनको बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। शक्तिकांत दास आपको पता भी होना चाहिए, देश के आरबीआई के जो हैं वो 25वें गवर्नर भी हैं यहाँ पे ये। इसके अलावा और कौन सदस्य हैं यहाँ पे, एमडी पात्रा या जिसको अपन मिशेल डी पात्रा भी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, वो भी यहाँ पे सदस्य हैं। इसके अलावा तीसरा मेंबर यहाँ पे एम के सागर है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 सदस्य तो ये आरबीआई से होते हैं। शक्तिकांत दास चेयरपर्सन हैं इस समिति के, मिशेल दी पात्रा हैं, एम के सागर हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ से जो है वो सदस्य निकल कर आ रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों सदस्य आरबीआई से हैं। तो आरबीआई वाले 3 सदस्य अपन ने यहाँ पे देखे। अब अपन जो है वो आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे कौन कौन से सदस्य निकल कर आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 3 सदस्य हैं जिनकी बात अपन ने की थी, ये 3 सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। जैसे पहला सदस्य जो है वो क्या है, असीमा गोयल है। असीमा गोयल, देखो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है यहाँ पे, या इसको अपन जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर यहाँ पे देखते हैं,
उसके अंदर जो है वो ये मेंबर हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपन अध्ययन कर रहे हैं उसके सदस्य के तौर पर भी नियुक्त यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा जो है शशांक जो है वो भिंडे भी यहाँ पे इसके सदस्य हैं। शशांक भिंडे जो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के अंदर जो है वो सीनियर एडवाइज़र के रूप में भी हैं, तो इनको भी यहाँ पे सदस्य बनाया गया है। तीसरा मेंबर यहाँ पे जो है वो कौन है, जयंत वर्मा है। जयंत वर्मा देखो किस संस्था से जुड़े हुए हैं, IIM अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 मेंबर आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, असीमा गोयल, शशांक भिंडे और जयंत वर्मा। तो ये तीनों मेंबर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इन सदस्यों की नियुक्ति 4 साल के लिए की जाती है और इनका कोई जो है रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होता, ये ध्यान रखना। इनको रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी इनका कार्यकाल एक्सटेंशन नहीं होगा। 4 साल के लिए ये चुने जाएंगे, उसके बाद में दूसरे सदस्यों का जो है वो चुनाव यहाँ पे किया जाता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया कि भाई ये जो कमेटी होती है उसका देश में इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना यानी महंगाई को नियंत्रित करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अभी जो महंगाई की जो यहाँ पे आइडियल दर है वो उसका टारगेट है 4% का, ठीक है। और ये टारगेट देश के अंदर 31 मार्च 2026 तक रहेगा। न्यूनतम कितने पायदान पे जा सकता है, 2% पे, अधिकतम कहाँ पे बढ़ सकता है, 6% पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है आने वाले एग्ज़ामों के अंदर कि RBI की आइडियल जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो कितना परसेंट है, 4% है। न्यूनतम कितना जा सकता है, 2%, और अधिकतम कितना हो सकता है, 6%। ये टारगेट 31 मार्च 2026 तक भारत के लिए RBI के लिए रखा गया है, यानी इन्फ्लेशन को वो इस पायदान के अंदर रखने का प्रयास यहाँ पे करेगा। आगे अपन अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति जिसे कहा जाता है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है किसको हैंडल करना, यहाँ पे मनी के फ्लो को हैंडल करना। और इस मनी फ्लो यानी मुद्रा के प्रवाह को बाजार में नियंत्रित करके ये किसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, यानी महंगाई को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। अब मनी फ्लो जो है वो कैसे नियंत्रित होता है, अपन को पता है कि भाई पैसे छापने का काम कौन करता है, RBI करती है। RBI फिर पैसे को किसके पास जो है वो किसको देती है, बैंकों को देती है, और बैंक अपने ग्राहकों को पैसा लोन के तौर पर देते हैं, और ग्राहक जो है वो पैसा कहाँ पे लेके आते हैं, बाजार के अंदर लेके आते हैं। और बाजार में उस पैसे की उपस्थिति कम या ज़्यादा होने से यहाँ पे किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, महंगाई का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो जो है वो रुपए की उपस्थिति की बात करें, रुपए की उपस्थिति यदि महंगाई जो है यहाँ पे बाजार में रुपए यदि बढ़ेगा तो इसका मतलब महंगाई जो है वो क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है और इसी से संबंधित अपन आगे जानकारी यहाँ पे करेंगे। अब देखते हैं, देखो मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ जो यहाँ पे देश के अंदर जो RBI के द्वारा जारी की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी को, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बाई मंथली होती है। बाई मंथली यानी 2 माह से ये जारी की जाती है, यानी हर एक 2 माह से इसके ऊपर पुनर्विचार जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, मौद्रिक नीतियों को हर 2 महीने से रिव्यू करना, उस पर पुनर्विचार करना, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसीज 2 तरीके से देश के अंदर जो है वो लाई जाती है। एक तो अपना जो तरीका है उसको बोलते हैं अपन रिजर्व रेशियो के तौर पर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संरक्षित अनुपात अपन बोलते हैं, ठीक बात।
दूसरा यहाँ पे हिस्सा जो है वो है नीतिगत दरों का। नीतिगत दरें जिनको अपन बोलते हैं पॉलिसी रेट्स यहाँ पे। ठीक है, अब देखो रिजर्व रेशियो, आज अपना जो वीडियो है वो जो सेशन है उसमें बेसिकली अपन रिजर्व रेशियो के बारे में ही बात करेंगे। तो रिजर्व रेशियो जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीआरआर, दूसरा होता है एसएलआर। नीतिगत दरें जो है वो कौन कौन सी होती हैं, देखो एक होती है रेपो रेट, दूसरी होती है रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बैंक रेट है और एमएसएफ यहाँ पे है। तो ये सारी नीतिगत दरें हैं। लेकिन आज का अपना जो ये सेशन है ये बेसिकली मैं आपको रिजर्व रेशियो ही यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, उससे संबंधित जो है वो जानकारी यहाँ पे पूरी मेरे द्वारा दी जाएगी। तो आज के अपने पहले बिंदु पे अपन चलते हैं यहाँ पे कि अपन किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आज अपन देखेंगे सीआरआर को। यहाँ पे सीआरआर देखो, यहाँ पे इसका हिंदी में जो है वो नाम होता है नगद आरक्षित अनुपात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी इसको कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये दर नहीं है, ये क्या है, अनुपात है। अब ये अनुपात जो होता है वो किसके सापेक्ष इसकी गणना की जाती है। तो अपन जो ये रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो तो किसी के सापेक्ष ही निकाला जाएगा, अनुपात तो रेशियो ये किसका होता है, ये रेशियो होता है एनडीटीएल का। अब ये एनडीटीएल क्या है पहले अपन इसको देखेंगे, उसके बाद में अपने मेन मुद्दे पे चलेंगे। यहाँ पे देखो एनडीटीएल यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब किसी भी चीज का उत्तरदायित्व है। यहाँ पे उत्तरदायित्व का मतलब जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये तो इसका यहाँ पे डिमांड का मतलब क्या हो गया, जो मांग से जुड़ी हुई है। टाइम का मतलब क्या हो गया, जो किससे जुड़ा हुआ है, समय से जुड़ा हुआ है। और नेट शब्द का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, तो अब इस वीडियो को अपन जो है वो आगे किस तरफ लेके जाएंगे, एनडीटीएल की पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर अपन एसएलआर और सीआरआर के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी आप सीआरआर की बात करते हैं या एसएलआर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एनडीटीएल का पता होना चाहिए, तभी अपन जो है वो इन चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पहले तो अपन लायबिलिटी और असेट्स को यहाँ पे समझेंगे कि ये शब्द क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ पहले। देखो कोई भी जैसे कस्टमर है, ग्राहक होता है मान लो, ठीक है, वो कस्टमर क्या करेगा, अपने पैसे को ले जाके जब बैंक में डिपॉजिट करता है, यहाँ पे है ना, बैंक में ले जाके डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट होती है यहाँ पे, उसमें बैंक को वो जो है जैसे किस तौर पर कर सकता है, करंट अकाउंट में कर सकता है, सेविंग अकाउंट में कर सकता है, या अपन आरडी करवाते हैं बैंकों के अंदर, एफडी करवाते हैं। तो ये जो है वापस बैंक को तो चुकानी पड़ेगी। तो वापस जब बैंक को ये चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब बैंक का यहाँ पे क्या है, उसको चुकाने का उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है तो उसको बोलेंगे अपन लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो इसी को लायबिलिटीज कहा जाता है। यानी उसको जो भुगतान करने की जो जिम्मेदारी है वहां पे, उसी जिम्मेदारी को अपन लायबिलिटीज यहाँ पे कहते हैं। यही अपन को समझना है। अब देखो बैंक क्या करता है, कई बार क्या करता है आपको पता होगा, जब पर अपन बैंक से लोन भी लेते हैं अपने एजुकेशन के लिए, मकान बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे कस्टमर को जो है वो क्या करता है, लोन भी देता है। तो ये दिया गया लोन जो है ये यहाँ पे बैंक के लिए क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं असेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटी तो एक तरीके से जो है वो जिम्मेदारी हो गई, और असेट्स यहाँ पे जो है वो संपत्ति हो गई, किसकी, बैंक की। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं कि बैंक को यदि कुछ चीज़ भुगतान करनी पड़ रही है, ग्राहकों का जो जमा पैसा है वो लौटाना पड़ रहा है,
किसी ने मान लो गोल्ड लोन ले रखा है तो गोल्ड डिपॉजिट भी करवाते हैं, तो वो भी देखो यहाँ पे अपन उस चीज़ को भी लिख सकते हैं। गोल्ड डिपॉजिट मान लो किसी की है, उसको यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पे बैंक की लायबिलिटी है। लेकिन बैंक यदि किसी ग्राहक को लोन दे रहा है, हाउसिंग लोन दे रहा है, एजुकेशन लोन दे रहा है, कार लोन दे रहा है, तो वहां पे उसको अपन जो है वो असेट्स कंसीडर करेंगे बैंक की। ये अपन को छोटी सी कंसेप्ट यहाँ पे समझनी है। इसको जब अपन समझ लेते हैं तो अब अपन एनडीटीएल की बात आगे करेंगे। अब अपन यहाँ पे एनडीटीएल को डिटेल से देखते हैं। देखो एनडीटीएल जो है, अभी अपन ने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी इसको बोलते हैं। इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, यानी इस तरीके का उत्तरदायित्व जो ग्राहक की मांग के अनुसार चुकाया जाए। ठीक है ना, ग्राहक जब डिमांड करेगा उसको लौटाना पड़ेगा। और एक लायबिलिटी होती है जो एक निश्चित समय के बाद में बैंक को जो है वो अदा करनी है, वो हो गई टाइम लायबिलिटी। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई इसके लिए एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद में ही उसको जो है वो लायबिलिटी को पूरा करना है यहाँ पे। अब डिमांड लायबिलिटी में कौन कौन से जैसे अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट है वो इसी में आएगा, आपका करंट अकाउंट है वो इसके अंदर आएगा। इसके अलावा जो है जो डिमांड ड्राफ्ट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, जिनको एलसी अपन बोलते हैं। तो ये तो वो चीज़ें होंगी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो आपको डिमांड लायबिलिटी के तौर पर कंसीडर करना है। यानी ग्राहक जब भी मांग करेगा उसको ये चीज़ें जो हैं वो बैंक के द्वारा लौटाया जाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनके लिए फिक्स टाइम होता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट है या रैकरिंग डिपॉजिट है जिसको आरडी कहते हैं अपन। इसके अलावा जो है गोल्ड डिपॉजिट यदि किसी ग्राहक ने कर रखा है, गोल्ड के ऊपर लोन ले रखा है उसके लिए, या जो है वो स्टाफ की सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी अपन बात करते हैं। तो ये कुछ जो है वो फिक्स टाइम के बाद में उसको लायबिलिटी रहती है, एफडी, आरडी, गोल्ड डिपॉजिट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसको अपन बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो ये तो इसका वर्गीकरण हो गया है ना। सीधा सीधा आपको ये समझना है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे जो भी डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमाए हैं और जो समय जमाए हैं, ठीक है। तो डिमांड लायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है ऐसी लायबिलिटी, ऐसा बैंक का उत्तरदायित्व है जो ऑन डिमांड उसको पूरी करनी पड़ेगी बैंक को। यानी जब मांगा जाएगा तो पैसा बचत खाते वाले को देना पड़ेगा, करंट खाते वाले को देना पड़ेगा। लेकिन टाइम लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसमें जो है वो एक निश्चित समय का इंतजार वहाँ पे जो है वो, हालांकि जब एफडी आप बीच में तोड़वाओगे तो वो करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है, वो एक रेयर केस में होता है। इसीलिए इसको जो है एफडी को इन्होंने जो है वो टाइम लायबिलिटी के अंदर ही रखा है यहाँ पे। अब अपन जो है वो इसके बाद में आगे चलते हैं, इससे संबंधित जुड़े हुए और शब्दों के बारे में देखते हैं। अगली जानकारी यहाँ पे इस चीज से लेते हैं, इसमें एक ओडीटीएल शब्द और होता है, वो भी अपन देख लेते हैं। ओडीटीएल का मतलब होता है यहाँ पे अदर, डी का मतलब यहाँ पे सेम है, डिमांड, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस शब्द को भी अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा जब आप एनडीटीएल की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो अपन ब्याज अपन को चुकाना है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट जो यहाँ पे संग्रहित हुआ है डिपॉजिट्स के ऊपर, या जो जमाएं, जैसे अपन बचत खाता जो है वो मान लो अपना जो है वो खोल रहे हैं, बचत खाते ऊपर ब्याज दर दी जाती है बैंक के द्वारा, या फिर जैसे मान लो बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं तो उसके ऊपर ब्याज जो दी जाती है, ब्याज दर जो दी जाती है उसको भी चुकाना होता है। तो वो इंटरेस्ट जो चुकाया जाना है वहाँ पे जमाओं के ऊपर, वो अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर बैंक के अंदर शामिल की जाती है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शेयर हैं उनके ऊपर कई बार लाभांश नहीं बांटा जाता, तो अनपेड जो डिविडेंड्स हैं, लाभांश जो हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। जो बिल पेएबल हैं जिनका भुगतान किया जाना है वो भी इसी श्रेणी के अंदर आएंगे, ये भी अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी का हिस्सा यहाँ पे रहेंगे। तो ये ऑडिटीएल है। तो एनडीटीएल और ओडीटीएल अपन ने समझ लिया।
अब अपन देखेंगे कि भैया यहाँ पे जो है वो एनडीटीएल को निकाला कैसे जाना है ना, कैसे अपन उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो एनडीटीएल को अब निकालने के लिए अपन को क्या करना है, क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एनडीटीएल जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है उसको अपन कैसे निकालते हैं, ओडीटीएल जो अभी मैंने आपको बताया वो, प्लस जितना भी जो है वो सम ऑफ डिमांड लायबिलिटी है, जो मांग जमाओं की यहाँ पे लायबिलिटी है उसको यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे, प्लस उसके अंदर बैंक की कुल जो है टाइम लायबिलिटी यहाँ पे आप जोड़ देंगे इसके अंदर, और यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, है ना, ये आपको माइनस करना है यहाँ पे किस चीज को, ऐसी जो असेट्स या डिपॉजिट्स जो बैंक ने अदर बैंक्स के साथ जो है वो जमा करवा रखी है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको कंसेप्ट यहाँ पे यही समझना है कि एनडीटीएल को जब भी आप शुद्ध जो है डिमांड टाइम लायबिलिटी निकालते हैं तो ओडीटीएल यहाँ पे जोड़ देंगे किसके साथ, जो आपकी डिमांड लायबिलिटी है कुल उसमें टाइम लायबिलिटी जोड़ देंगे, और माइनस आप यहाँ पे क्या कर देंगे, असेट्स जो दूसरे बैंकों के साथ उसके जमा है यहाँ पे। तो इससे आपको शुद्ध नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये कंसेप्ट जब आपको समझ में आ गया है तो अब अपन बात करेंगे CRR की। तो अब अपन आज के अपने मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है CRR, या जिसको अपन ने कहा था कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात जिसको कहा गया था। अब देखो ये इसलिए मैंने एनडीटीएल आपको समझाया क्योंकि वर्तमान में जो CRR है वो 3.50% है ऑफ एनडीटीएल। इसीलिए अपन ने किसको समझा, एनडीटीएल को समझा, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये 3.50% किसका है। तो एनडीटीएल का 3.5% यहाँ पे ये है। अब ये वो पोर्शन है यहाँ पे, या अपन बोल सकते हैं हिस्सा है, किसका, किसका हिस्सा, एनडीटीएल का हिस्सा। ठीक है, और एनडीटीएल का ये हिस्सा नगद रूप में यानी कैश फॉर्म में किसके पास जो रखना कंपलसरी है यहाँ पे, ये आरबीआई के पास रखा जाना कंपलसरी है। ये बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी है। यानी 3.5% जो यहाँ पे एनडीटीएल का जो हिस्सा यहाँ पे है वो यहाँ पे किसके पास रखा जाना है, नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाना अनिवार्य। अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो पैसा यहाँ पे नगद के तौर पर बैंक्स जितने भी हैं वो आरबीआई के पास ये जो पोर्शन रख रहे हैं नगद के तौर पर, ये रखता कौन है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन रखता है, बैंक्स वाले रखते हैं। तो बैंक्स वाले एनडीटीएल का अपना हिस्सा नगद के तौर पर किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। तो ये जो नगद के तौर पर ये जो हिस्सा रखा हुआ है या ये पोर्शन जो यहाँ पे रखा जाता है कैश के फॉर्म पे, इन कैश फॉर्म में, इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ब्याज दर जो है वो 0 है। यानी कोई भी ब्याज दर किसके द्वारा नहीं दी जाती है, आरबीआई के द्वारा नहीं दी जाती है। सीआरआर से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछी जाती हैं। सबसे पहली जानकारी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि सीआरआर जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन से संबंधित है, सेक्शन 42(1) से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, कई बार इससे सवाल पूछा जाता है कि सीआरआर निम्न में से किस में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 फर्स्ट से संबंधित है। अब देखो वैसे तो इसको जो है वो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सीआरआर किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है। इसलिए कानून कौन सा काम करेगा, इसके ऊपर आरबीआई का ही रूल काम करेगा। यहाँ पे ये सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। अब सीआरआर की जो दर है यहाँ पे,
जिसको अपन परसेंटेज पोर्शन अपन बोल सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम स्थिति क्या है, तो जीरो है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान भी रखना है कि आरबीआई को 100% तक जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अधिकतम लिमिट क्या है, 100% ही है। और ये काम जो है वो सरकार ने नोटबंदी के समय किया था। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी पैसा बैंकों के अंदर उस समय जमा हुआ था, वो सारा का सारा पैसा नगद के तौर पर किसके पास पहुंच गया था उस समय, आरबीआई के पास पहुंच गया। तो 100% सीआरआर करने का सीधा सीधा मतलब आपको यही समझना है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सीआरआर का स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है यहाँ पे बैंकों के द्वारा, क्योंकि सीआरआर स्टेटमेंट ये बताएगा ना कि भाई बैंक ने मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो वो हमेशा जो है फोर्टनाइटली जो है वो तैयार किया जाता है। और उस फोर्टनाइटली जो है के अंदर जो है वो प्रत्येक दिन जो डेली बेसिस है, उस डेली बेसिस पे जो 90% तक जो यहाँ पे रिक्वायर्ड जरूरत जो यहाँ पे है सीआरआर की, वो बैंक को पूरी करनी होती है यहाँ पे। यानी मैं आपको दोबारा इस चीज को कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखो कि सीआरआर का जो यहाँ पे स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जैसे अपने बैंक के स्टेटमेंट होते हैं ना, हम मंथली निकलवाते हैं, उसी तरीके से सीआरआर का भी स्टेटमेंट होता है। तो वो फोर्टनाइटली तैयार किया जाता है। और ये फोर्टनाइटली जब तैयार होगा तो उसको उसके तहत डेली बेसिस पे बैंक को क्या करना होगा कि कम से कम 90% की जरूरत को डेली बेसिस पे उसको नियंत्रित वहां पे करना है। ये बेसिक चीज यहां पे आपको समझनी है। अभी अपन ने देखा कि भाई जो है यहाँ पे जितने भी सीआरआर स्टेटमेंट जो फोर्टनाइट आते हैं, उसकी 90% रिक्वायरमेंट बैंकों को डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है वो पूरी करनी है। लेकिन सपोज करो बैंक इस चीज़ को करने में नाकामयाब यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे इस केस में पेनल्टी वहाँ पे देनी पड़ेगी उस बैंक को, यदि वो उस 90% को वो पूरा नहीं कर रहा है। और पेनल्टी किस तौर पे देनी पड़ेगी, जो बैंक रेट है उसकी दर में 3% जोड़ के यहाँ पे उसको जो है वो पेनल्टी भुगतान आरबीआई को करना पड़ेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझनी है इस चीज को कि पेनल्टी किस तौर पर यहाँ पे दी जाती है। अब देखो सीआरआर का उपयोग क्या है, क्या प्रभाव इसका है। इस प्रभाव को जानने से पहले मैं थोड़ी सी कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो जो है वो किसी भी जो है व्यक्ति ने 100 रुपये जो है वो किसके अंदर डिपॉजिट करवाए, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो उस 100 रुपये का जो हिस्सा है यहाँ पे, उसका कुछ हिस्सा जो है सीआरआर के तौर पर, कुछ हिस्सा एसएलआर के तौर पर, ये तो रिजर्व रह जाएगा, यानी इसको तो स्टोर कर लिया जाएगा। और बाकी का जो धन है यहाँ पे, वो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को लोन देने के काम में लेगा, यानी उसी पैसे को वो लोन के तौर पर यहाँ पे आगे ग्राहकों को वितरित कर देता है बैंक यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है इस चीज के बारे में। इसीलिए जब सीआरआर जो है, सपोज करो आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया है मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब बैंक के अंदर जो जमाएं आएंगी, उसका उन जमाओं का ज़्यादा हिस्सा जो है वो अब किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाने लगेगा। ठीक है, सीआरआर बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब यही है, क्योंकि अपन देख रहे थे सीआरआर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जमाओं का वो नगद हिस्सा जो किसके पास सुरक्षित रखा जाता है, आरबीआई के पास सुरक्षित रखा जाता है। तो सीआरआर जैसे ही बढ़ेगा तो ज़्यादा हिस्सा किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बैंक्स के पास जो है वो जमा हिस्सा जो है वो कम रहेगा। ठीक है, कम रहेगा तो उसको जो है वो लोन भी यहाँ पे कम दे पाएंगे। जब उनके पास पैसा ही कम रहेगा डिपॉजिट, तो वो लोन भी कम दे पाएंगे आगे। और यदि वो लोन कम दे रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में जाने वाला वो पैसा जो है यहाँ पे,
वो भी जो है वो क्या होगा, कम जाएगा। कम जाएगा तो इससे मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब सीआरआर बढ़ेगा तो वहाँ पे मुद्रास्फीति जो है वो सरकार के माध्यम से या सरकार आरबीआई के माध्यम से यही कार्य करवाना चाहती है कि वो महंगाई को यहाँ पे नियंत्रित रखे। इसको अपन समराइज करते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर। तो आगे वाली स्लाइड के ऊपर इसको समराइज करने का प्रयास करते हैं। देखो देखो सीआरआर यदि मान लो बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि लोन जो मार्केट के अंदर है वो यहाँ पे कम जाएगा। कम क्यों जाएगा, इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे लैंडिंग रेट है, ब्याज दर जो है वो बढ़ा दी गई है। तो लोगों का रुझान ऋण लेने का क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब बाजार में लिक्विडिटी या तरलता या कैश जो नगद राशि है वो क्या हो जाएगी, बाजार में कम हो जाएगी। ये बाजार में कम होगी तो इसका मतलब वस्तुओं की मांग बाजार में क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी ठीक विपरीत कंडीशन मान लो आप देखते हो कि भाई सीआरआर कम कर दिया गया, तो बैंकों के पास बचा हुआ जो धन है वो ज़्यादा बचेगा। ज़्यादा बचेगा तो वो जो है वो सस्ती दरों में लोन देंगे, तो लोन ज़्यादा बटेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा बचा हुआ है तो वो सस्ता कर देंगे लोन, और लोन ज़्यादा बटेगा। लोन ज़्यादा बटेगा तो इसका मतलब बाजार के अंदर लिक्विडिटी या तरलता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बढ़ेगी तो वस्तुओं की डिमांड बाजार में क्या होगी, बढ़ेगी। और वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब संभावना क्या है कि मुद्रास्फीति या महंगाई क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर कई बार इनडायरेक्ट तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब अपन आगे जो है वो अपने अगले मुद्दे यानी एसएलआर के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। छोटा सा पॉइंट है, उसको भी आज अपन देख लेते हैं यहाँ पे। आज का अगला पॉइंट अपना है एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर जो है ये अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे, ये आरक्षित अनुपात हैं यानी सुरक्षित अनुपात जिनको कहा जा सकता है। एसएलआर जो है वो बेसिकली इसको जो है वो किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है, इसको बोलते हैं अपन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं संवैधानिक लिक्विडिटी, का मतलब है तरलता, और ये भी क्या है, अनुपात है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो तरलता के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसमें कैश भी आ जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आ जाती है, और गोल्ड भी आ जाता है। तो तरलता का मतलब जो है वो सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को विदाउट डिले जो है उसको इन कैश करवा सकते हैं, यानी नगद में तब्दील कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, यहाँ पे लिक्विडिटी उनको अपन कहते हैं। यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को संवैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। और तरलता का मतलब जिसमें नगद शब्द भी शामिल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी शामिल है, और गोल्ड भी शामिल है। ये इसलिए शामिल है क्योंकि ये जो है कुछ तो कैश में पहले से ही होते हैं, और यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड है तो उनको बिना देरी के अपन नगद में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए इसमें तरलता शब्द का इस्तेमाल अपन ने किया है। और अभी अपन ने देखा था, जब सीआरआर की बात कर रहे थे तो अपन ने देखा था कि भाई जितनी भी डिपॉजिट्स आ रही हैं यहाँ पे, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, उसका कुछ हिस्सा 3.5% हिस्सा जो है वो किसके पास जा रहा था, आरबीआई के पास जा रहा था। लेकिन ये पोर्शन या ये हिस्सा जो है यहाँ पे, वो हिस्सा है जो किसके पास सुरक्षित रखा जाना है, स्वयं जो है बैंक इसको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। यहाँ पे अपने पास जो है वो खुद के पास रखेगा, स्वयं के पास रखेगा। यानी इसको आरबीआई को देने की ज़रूरत नहीं है ये हिस्से को,
बैंक बोलता है कि भाई आप अपने पास सुरक्षित रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं अपने पास, वो मैंने आपको बता दिया। कैश के तौर पर रख सकते हैं, गारमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पर रख सकते हैं, या गोल्ड के तौर पर इसको सुरक्षित वहाँ पे रखा जा सकता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं अपन। अब कुछ की पॉइंट देखते हैं अपन, एसएलआर से जुड़े हुए की पॉइंट यहाँ पे अपने क्या है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एसएलआर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों क्योंकि ये एसएलआर किसके पास सुरक्षित रहता है, बैंक के पास रखता है, तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे काम करेगा। और इसकी भी आपको मैंने बताई थी कैलकुलेशन, जो गणना है वो किसके आधार पर की जाती है, एनडीटीएल के आधार पर की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें आपको पूछा जाए कि भाई मिनिमम अमाउंट कितनी परसेंट रहेगी, तो 0% रह सकता है। मैक्सिमम अमाउंट का आपको ध्यान रखना है 40% तक आरबीआई इसको कर सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एसएलआर जो वर्तमान में है वो 18% है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एसएलआर जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो सीआरआर स्टेटमेंट है वो फोर्टनाइट तैयार किया जाता है, जबकि एसएलआर स्टेटमेंट जो है वो मंथली प्रिपेयर यहाँ पे किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पे थी जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको इससे संबंधित जो कंसेप्ट अपन ने देखा था कि सीआरआर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे एसएलआर के ऊपर भी लगेगा। एसएलआर को भी आप बढ़ाएंगे तो उस तरीके से जो है वो क्या हो जाएगी, ब्याज दरें जो है वो दिए जाने वाले लोन पे बढ़ जाएंगी, लिक्विडिटी वहाँ पे मार्केट में कम होगा, इन्फ्लेशन घटेगा, डिमांड घटेगी। तो सेम जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे किसके ऊपर लागू करेंगे, यहाँ पे एसएलआर पे भी लगेंगे। तो एसएलआर और सीआरआर में आज अपन ने डिफरेंस देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से इस पे अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में देखो, इसको रखने का एक सबसे बड़ा फायदा सरकार के लिए ये हो जाता है कि सरकार को, जब सरकार अपने लिए मार्केट से पैसा जुटाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे बाजार से सरकार उधार लेती है। तो जब सरकार से उधार जो है लिया जाता है सरकार के द्वारा बाजार से, तो सरकार को उधार देगा कौन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कौन करेगा। तो ये एक अपन कह सकते हैं कि बाध्यता के तौर पर एसएलआर के स्वरूप में बैंकों को कह दिया गया कि भाई आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एसएलआर के तौर पर भी निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो फायदा है यहाँ पे वो यही है कि जब एसएलआर के तौर पर जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहाँ पे निवेश किया जाता है तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रिटर्न वहाँ पे मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि सीआरआर पे कोई रिटर्न नहीं मिलता, 0% है। इसीलिए लगातार बैंक इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि सीआरआर हटा दिया जाए या फिर उस पर कुछ ब्याज दर हमें मिले, क्योंकि वो निरर्थक है, उसका कोई उपयोग 3.5% का नहीं हो रहा और बैंकों को नुकसान उससे होता है। जबकि एसएलआर में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा वहाँ पे उठा सकती है। गोल्ड में यदि निवेश कर रही है तो गोल्ड की रेट भी बढ़ रही है तो उसको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें अपने मॉनेटरी पॉलिसी से शुरुआत करते हुए रिजर्व रेशियो को यानी सुरक्षित अनुपात को देखा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर अपने एक जो है वो नए सेशन के तौर पर अपनी मुलाकात होगी, नई शब्दावलियां अपन देखेंगे बैंकिंग अफेयर्स तक की। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आप जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सफलता की जो है वो यहाँ पे मनोकामना करता हूं। धन्यवाद।